हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मुरलीधर। मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक नया वीडियो। आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस का मैं कुछ पोर्शन में पहले पढ़ा चुका हूँ। आज पार्ट 2 में आपके लिए लेके आया हूँ। आज कंप्लीट पूरा हाइड्रोसिफिलस कंप्लीटली पढ़ लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो मेरे प्ले लिस्ट में जाके हाइड्रोसिफिलस का पार्ट फर्स्ट देखे, उसके बाद का ये पार्ट 2 उसका कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हाइड्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोसिफिलस क्या होता है अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके टाइप्स पढ़ चुके हैं, इसके कॉजेस पढ़ चुके हैं, इसके साइन एंड सिम्टम अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उससे आगे अपन यहाँ पे बढ़ने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, डेफिनेशन भी पढ़ ली अपन ने। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें अब इसके टाइप्स पढ़ लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके कॉजेज़ अपन ने पढ़ ली। उसके बाद बात करूँ साइन एंड सिम्टम भी अपन यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, ये सारा जो मैटर है अपन ने हाइड्रोसिफिलस के पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। आज की वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। अपने स्टार्ट करेंगे डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन से। कहाँ से फ्रेंड्स? डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन से अपनी वीडियो आज स्टार्ट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या क्या इसमें करवाओगे? पहली चीज़ में फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करेंगे। दूसरी बात, इसमें मीज़र द हेड सरकमफेरेंस। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही आ जाएगा वैसे तो देखा जाए तो, मीजर द हेड सरकमफेरेंस। उसके बाद अगर बात करें अपन तो सीटी स्कैन इसके अंदर करवा सकते हैं अपन। क्या करवा सकते हैं? सीटी स्कैन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एमआरआई। क्या करवा सकते हैं? यहाँ पे एमआरआई भी यहाँ पे अपन करवा सकते हैं। तो इसका डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन जो है बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका। बिल्कुल क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेजरमेंट ऑफ हेड सरकमफेरेंस के हेड सरकमफेरेंस का साइज़ को अपन को नापते रहना, ताकि उसका मेजरमेंट करते रहना, ताकि कितना साइज़ बड़ा है और कितना कम हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सीटी स्कैन करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे अपन? एमआरआई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट होने वाली यहाँ पे इसकी, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या है फ्रेंड्स? पैथोफिजियोलॉजी। देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी हाइड्रोसिफिलस की? देखिए पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। देखिए दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपसे बोल रहा हूँ, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखें, ताकि उसको पूरा कंप्लीट आपको बेस इसका पता लग जाए आपको। उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू एनी etiological factor। अब ईटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा भी नाम बताता हूँ मैं आपको। जैसे कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। कौन सा? कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। उसके बाद अपन बोलते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी मालफॉर्मेशन। उसके बाद कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी। उसके बाद एक्वायर्ड कॉजेज भी अपन यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, कंजेनिटल इन्फेक्शन इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। वो सारे किसके अंदर आएंगे? यहाँ पे ईटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएंगे। उसके बाद किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण से क्या हुआ, देखिए any imbalance between absorption and secretion of CSF। देखिए पहले कि एनी इम्बैलेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। कहने का मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो चुका है और सिक्रेशन यहाँ पे क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अगर सपोज करिएगा कि अगर सिक्रेशन बढ़ता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है तो ये क्या होगा? यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा सीएसएफ के अंदर। अब सीएसएफ के अंदर अगर मान लो सिक्रेशन रेगुलर बढ़ रहा है और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो इसका एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा? ये आपके वेंट्रिकल में होगा। कहाँ पे होगा? वेंट्रिकल के अंदर। क्यों होगा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पूरी चीज़ें आपको। कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? आपके वेंट्रिकल्स में हो रहा है। वेंट्रिकल्स में कौन कर रहा था? आपका कोरोइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इम्बैलेंस एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द सीएसएफ। ये अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स।
अब ये CSF जो है कहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है, आपके CSF जो होता है वेंट्रिकल में जाके क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक्यूमुलेट कहाँ पे हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर। जब वेंट्रिकल के अंदर CSF एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। और जैसे वेंट्रिकल डायलेट होंगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये आपका ब्रेन है, ये वेंट्रिकल नॉर्मल साइज में, ठीक है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोसिफलस वाली कंडीशन में क्या होगा, वेंट्रिकल का साइज़ क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंप्रेस। और कंप्रेस हो जाएगी तो ब्रेन की फंक्शनिंग में यहाँ पे क्या होने वाली, अल्टर्ड होने वाली, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो अपन इसके आगे क्या लिखने वाले हैं, देखिए मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF इन द वेंट्रिकल। तो अब क्या होगा, डायलेशन या डायलेटेशन ऑफ ventricle and compression of brain content। ब्रेन के अंदर जो कंटेंट है जैसे कि और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर वेंट्रिकल का साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जैसे वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है तो आपके हेड सर्कम्फेरेंस बढ़ेगा या कम होगा, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज साइज ऑफ हेड सर्कम्फेरेंस, इंक्रीज द साइज ऑफ हेड लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, इंक्रीज द साइज ऑफ हेड। अगर हेड का साइज बढ़ जाएगा तो क्या जो कि इसमें सिम्टम आ रहे थे उसके बाद क्या क्या सिम्टम इसके अंदर आएंगे वो अपन देखने वाला है। देखिए इसमें मेन सिम्टम मैं आपको लिख देता हूँ। सन सेटिंग आइज मैंने आपको बताया था, सन सेटिंग आइज। उसके बाद है मैकवेन साइन, कौन सा फ्रेंड्स, मैकवेन साइन। मैकवेन साइन मैंने बताया था, पोट लाइक, करेक्ट पोट लाइक जो साउंड आता है उसको बोलते हैं मैकवेन साइन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करूँ मैं यहाँ पे लिथार्जी ETC, उसके बाद बहुत सारे सिम्टम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इन सबको मिला के अगर बोलें अपन तो कौन सी कंडीशन जनरेट हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोसिफिलिस वाली कंडीशन जनरेट हो रही है। फ्रेंड्स एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण से क्या हो रहा है यहाँ पे, एनी इम्बैलेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अगर एब्जॉर्प्शन कम हो गया, सीक्रेशन बढ़ गया तो क्या होने वाला है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF इन द वेंट्रिकल के अंदर CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और जैसे CSF का एक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे क्या होने वाला फ्रेंड, देखिए वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। वेंट्रिकल में जैसे डायलेशन होगा तो यहाँ पे आपकी जो ब्रेन के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। कहने का मतलब जो वेंट्रिकल जो रहेंगे डायलेट होगा तो आसपास के स्ट्रक्चर को सबको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। उसके बाद किसका साइज बढ़ेगा, आपके हेड का साइज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे के हेड का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हेड का साइज़ बढ़ जाएगा तो उसमें सेटिंग सन आइज, और उसके बाद आपको मैकवेन साइन, लेथार्जी, हेडेक, निस्टिग्मस, सीजर्स, बहुत सारे सिम्टम यहाँ पे आने वाले हैं। लास्ट में क्या लिखोगे आप, हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर बात करें अपन इसके मैनेजमेंट की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैनेजमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट की यहाँ पे अपन बात करते हैं। मैनेजमेंट में अपन इसके 3 तरह का मैनेजमेंट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे अपन सर्जिकल मैनेजमेंट, और तीसरा मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ने वाले अपन नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पहला चालू करते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट देखिए बहुत ही सिंपल है। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको पता है कि इसके अंदर अपन ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। देखिए इसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस अपन देते हैं एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड अपन ड्रग्स यहाँ पे देने वाले हैं। अब ये ड्रग्स दिमाग में अगर बात आ रही है अपन कि अपन ने ड्रग्स तो दे दी, कौन सी, एसिटाजोलामाइड, तो दिमाग में बात आ रही होगी सर इसको देते क्यों है। चलो इसका भी देख लो। टू रिड्यूस द CSF प्रोडक्शन।
CSF का प्रोडक्शन को क्या करना, अपन को रिड्यूस करना या फिर स्टॉप करने के लिए अब क्या देते हैं अपन, एसिटाजोलामाइड। यहाँ पर अगर CSF का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वेंट्रिकल पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, और वेंट्रिकल पे प्रेशर कम होगा उसका साइज क्या डिक्रीज, और इससे साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका हाइड्रोसेफलस वाली कंडीशन कब हो रही, क्योंकि आपके हेड का साइज क्या हो रहा था, यहाँ पे एबनॉर्मली बढ़ रहा था। अब एक और बात दिमाग में आती है, सर इसको आपने बोल तो दिया कि CSF को ये रिड्यूस करेगा, लेकिन ये कितनी ड्रग्स अपन कितनी अमाउंट में इसको अपन देने वाले, देखिए इसको भी देख लेते हैं। 25 to 100 mg पर kg, 25 से 100 mg पर kg पर डे अपन इसको देने वाले, कितने देने वाले, 25 से 100 mg पर kg पर डे इसको अपन देने वाले हैं। ड्रग्स कितने देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एसिटाजोलामाइड के ड्रग्स का अमाउंट कितना देते हैं अपन, तो कितना देते हैं 25 से लेके 100 mg पर kg पर डे अपन इसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाले। देखिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर इस मेडिकल मैनेजमेंट से अपना हाइड्रोसेफलस अगर क्योर नहीं हो रहा, मतलब इसको रिकवर नहीं हो रहा है, तो अपन इसके आगे कौन सा मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें एक लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इफ़ मेडिकल मैनेजमेंट कैन नॉट सक्सेस देन वी आर परफॉर्म द सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो अपन कौन सा मैनेजमेंट पर प्रीफर करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट को प्रीफर करेंगे। चलिए सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में अपन यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए अब सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट, देखिए अब सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका CSF कहाँ भरा हुआ है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स में भरा हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं शंट। किसका यूज किया, शंट। अब शंट क्या होता है, ये आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको कहाँ डालता है, आउट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। कहने का मतलब आपके ब्रेन से फ्लूइड को निकाल के अदर कैविटीज़ में क्या करेगा, ड्रेन कर देगा, उसी को बोलते हैं अपन शंट। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या चीज़ यूज किया जाती है, शंट यूज किया जाता है। अब शंट जो होता है ये क्या करता है, कैसे ड्रेन करता है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप के शंट इसमें यूज किए जाते हैं, मेनली 2 टाइप के शंट इसमें यूज किया जाता है। पहला आपका वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, पेरिटोनियल शंट, कौन सा, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। दूसरा होता है आपका वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट, आर्टेरियल शंट। देखिए पहला कौन सा, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, दूसरा कौन सा, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बार बार अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शंट क्या होता है, शंट क्या होता है, शंट के अंदर क्या क्या चीज़ ऐसी होती होगी जो कि ये ड्रेन करती है। तो इसके अंदर की बातें बताता हूँ कि पार्ट ऑफ शंट या फिर क्या क्या, हाँ पार्ट ऑफ शंट, इसके बारे में लिख सकते हैं अपन, पार्ट ऑफ शंट। देखिए इसमें इसके अंदर शंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, आपका शंट में आएगा एक तो आपका वेंट्रिकुलर कैथेटर, क्या आएगा, वेंट्रिकुलर कैथेटर। एक आएगा आपका यूनिडायरेक्शनल वाल्व, कौन सा आएगा, यूनिडायरेक्शनल वाल्व। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक आएगा आपका डिस्टल कैथेटर। क्या आएगा, डिस्टल कैथेटर। देखिए फ्रेंड, इसके पार्ट मैंने बताया कि शंट कैसा होता है, थोड़ा सा डायग्राम बना के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कि मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यानी कोशिश कर रहा हूँ पूरी। देखिए इस तरह से, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर कैथेटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेंट्रिकुलर कैथेटर। समझना थोड़ा सा, वेंट्रिकुलर कैथेटर। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर वॉल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेंट्रिकुलर वॉल इसको यहाँ पे बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल वॉल, क्या बोलते हैं इसको, यूनिडायरेक्शनल वॉल। और ये वाला जो पार्ट जो होता है इसको अपन बोलते हैं
क्या बोलते हैं, डिस्टल कैथेटर। क्या बोलते हैं, डिस्टल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस्टल कैथेटर। इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल वॉल। उसके बाद इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर कैथेटर। तो मैंने आपको बता दिया कि शंट जो होता है किस तरह से दिखता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ये शंट काम क्या करते हैं और कहाँ कहाँ से ये फ्लूइड को आपके वेंट्रिकल से फ्लूइड को लेके कहाँ जाते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, पहली चीज़ बात करता हूँ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। तो नाम से पता लग रहा है कि वेंट्रिकल से फ्लूइड को ड्रेन करेगा और कहाँ लेकर जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में लेकर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ब्रेन है। क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, वेंट्रिकल, और इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, CSF प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से फ्लूइड को ड्रेन करेगा। ये जो वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट है जो है, यहाँ से क्या करेगा, फ्लूइड को ड्रेन करेगा और कहाँ लेके जाएगा, ये आपकी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। क्या है फ्रेंड्स, पेरिटोनियल कैविटी। तो ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से फ्लूइड को ड्रेन करेगा और कहाँ लेकर जाएगा, आपके पेरिटोनियल कैविटी में। तो इसी को बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो इसका अपन डेफिनेशन बनाएंगे, द वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट ड्रेन द CSF फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू, कहाँ डालेंगे, वेंट्रिकल इनटू पेरिटोनियल कैविटी। इसको बोलते हैं अपन VP शंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, VP शंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ये आपका दूसरा, ये आपका क्या ब्रेन है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका वेंट्रिकल प्रेजेंट है, और वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट है, CSF प्रेजेंट है। उसी तरह से देखिए, ये आपका हार्ट है और ये हार्ट का कौन सा वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से CSF ड्रेन किया जाएगा और कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, आपके कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, राइट एट्रियम में पहुँचा दिया जाएगा। अब ये राइट एट्रियम में पहुँचाने वाला काम कौन करेगा, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। कौन सा करेगा, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट यहाँ पे काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हाइड्रोसिफिलस के अंदर CSF को वेंट्रिकल से ड्रेन करके राइट एट्रियम में कौन सा शंट ड्रेन करता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। आपसे पूछे पेरिटोनियल कैविटी में कौन सा, तो VP शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करवा दी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके मेडिकल में सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है। और ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोसिफिलस के अंदर मोस्टली कौन कौन से शंट यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से यूज किए जाते हैं, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, और दूसरा कौन सा है, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अपन दूसरे मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे मैनेजमेंट की तरफ। कौन सा मैनेजमेंट है तीसरा, नर्सिंग मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल सा है, और आपको अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनका इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर उनकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। चलिए, नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है, देखिए। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करेंगे, पहली चीज़ तो ये कि अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो सबसे पहले अपन न्यूरोलॉजिकल उसका असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो असेस द बेसिक न्यूरोलॉजिक, ऐसे करेंगे, देखो, बेसिक या फिर बेस्ट लाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट लाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पहली चीज़ कर लेंगे अपन। दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे क्या करने वाले, इसको जो अपन को ड्रग्स जो दी है, उसको जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स है उसको अपन क्या कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे। कौन से देंगे, एसिटाजोलामाइड ड्रग एडमिनिस्टर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें और क्या आ सकता है, इसमें और बात आ सकती है कि आप जैसे ही अपन इसमें चेक करेंगे कि पेटेंसी ऑफ द शंट जो है प्रॉपरली पेटेंट है, यानी कहीं ब्लॉकेज तो इसके अंदर नहीं आ रहा। तो देखिए, टू चेक द पेटेंसी ऑफ शंट, अगर पेटेंसी ऑफ शंट अगर नहीं है, कहने का मतलब शंट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रहा है, या फिर इफ़ इंक्रीज
क्या हो रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है। अगर अपन को चेक करना पेटेंसी अगर कंप्लीट है तो आईसीपी नहीं मिलेगा, अगर पेटेंसी इनकम्प्लीट है और पेटेंसी अगर कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो क्या बढ़ जाएगा, वहाँ पे आईसीपी बढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आईसीपी जैसे जब यहाँ पे बढ़ेगा तो नॉर्मल आईसीपी कितना होता है फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल आईसीपी होता है आईसीपी 5 से 15 mmHg। कितना होता है, 5 to 15 mmHg नॉर्मल यहाँ पे आईसीपी होता है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ पे अपन काउंट करेंगे आईसीपी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जो पेशेंट को जो है उसको किस तरफ लेटाएंगे, अनऑपरेटिव साइड पे अपन इसको लेटाएंगे। तो लिखेंगे प्लेस द पेशेंट ऑन अनऑपरेटिव साइट, अनऑपरेटिव साइड टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन शंट पे प्रेशर ना पड़े इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोजीशन को चेंज करते रहना है, क्या करना है, चेंज द पोजीशन। दूसरी बात, हेड एलिवेटेड द हेड एंड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं कुछ और बातें करूं तो अपन को देखना है, क्लोजली मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर द शंट साइट इन्फेक्शन। जिस साइड पे अपन शंट को प्लेस किया उस साइड पे कोई इन्फेक्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, इतनी सारी चीज़ें अपन यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट में नॉर्मली अपन देख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखो अब यहाँ पे पूरा अपन अपन यहाँ पे हाइड्रोसिफिलिस पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और ये हाइड्रोसिफिलिस की जो डिजीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, एकेडमिक के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी का कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा और आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।